हेलो एंड वेलकम बैक क्लास 10th स्टूडेंट। तो हमने एमपी बोर्ड के जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उनके लिए समाज विज्ञान में जो 2023 का पेपर आया था उसका हल कैसे करना है या टॉपर्स ने कैसे लिखा है ना। तो वो हम सीरीज स्टार्ट की है। हमने पार्ट 1 बना दिया है, पार्ट 1 में 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और पार्ट अब हम आज 3 करने वाले हैं जिसमें 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमारे 2 पार्ट हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें हमने बताया है कि टॉपर्स ने कैसे आंसर लिखे हैं, ठीक है ना। अब हम देखने वाले हैं कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 4 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू होता है। इसमें है आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर लिखिए, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड। एक तो जो रिजर्व होता है ना, आरक्षित, और एक होता है रक्षित, मतलब जिसे प्रोटेक्ट किया गया है, वो उनमें अंतर लिखना है। अथवा में कौन सा क्वेश्चन आया था? वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण को लिखिए। हमें ध्यान रखना है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम 3 पॉइंट तो लिखेंगे ही। और अंतर आ जाता है तो और अच्छा हो जाता है कि हमको 3 ही पॉइंट लिखने हैं, अगर ज़्यादा बनता है तो 4 पॉइंट हम लिख सकते हैं। तो देखते हैं हमारे टॉपर ने कैसे लिखा है। इनने लिखा है आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर लिखा है, ठीक है ना। क्या लिखा है इनने, देखते हैं। भारत में आधे से अधिक वन आरक्षित वन घोषित किए गए हैं, इनका फर्स्ट पॉइंट है। भारत में आधे से अधिक वन आरक्षित घोषित किए गए हैं। और इसमें क्या है, रक्षित वन में भारत में केवल एक तिहाई भाग रक्षित वनों का है, ठीक है। और देखते हैं हम अपना दूसरा पॉइंट क्या है इनका। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों में सर्वाधिक क्षेत्र है, यह 75% तक है, ठीक है ना। आरक्षित वनों का कितना है, 75% तक है। इसमें क्या है, भारत में रक्षित वनों में सर्वाधिक क्षेत्र 33% तक का है। ये हमने बता दिया। 1/2 है, यहाँ पे एक तिहाई, फिर हमने दूसरे पॉइंट में 75%, फिर एक में 33%। फिर हमने बताया कि आरक्षित वन जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, तो उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान राज्यों में हैं, जबकि जो रक्षित वन है वो उत्तर पूर्वी राज्यों, बिहार, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, जो क्षरित वन है, जिनका क्षरण हो रहा है, उनके बचाव के लिए इन्हें आरक्षित घोषित किया गया है। और इसमें क्या लिखा है इन्होंने, वनों को और अधिक क्षरण से बचाने के लिए इन्हें रक्षित वनों की श्रेणी में रखा गया है। तो ये हमारे डिफरेंस हो गए। कितने लिखे हैं इन्होंने, 4 लिखे हैं अंतर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 19 में क्या है, संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं बतानी है, या फिर अथवा में इनका क्वेश्चन है वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, लिखिए। ये भी देखना है, इधर 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इन्होंने कौन सा अटेम्प्ट किया है, इन्होंने किया है संघीय व्यवस्था वाला, ठीक है। संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है, स्टार्ट किया है इन्होंने। पहला इन्होंने क्या लिखा है पॉइंट, तो संघीय शासन व्यवस्था में सरकार दो से अधिक स्तरों वाली होती है। सरकार क्या होती है, 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली में। इधर इनका जो स्तर है ना, स्तर का मतलब है केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार होती है, ठीक है। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत होते हैं, और इनको वित्त की कमी ना हो, स्वायत्त हो, इसीलिए निश्चित करने के लिए राजस्व के जो स्रोत होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जो कर लगता है उसमें बंटवारा रहता है कि आप केंद्र कौन सा कर रखेगी और जो राज्य है, प्रांत है, वो कौन सा कर रखेगी, जिससे क्या है अपने अपने क्षेत्र में विकास कर सके। जैसे भारत भारत हो गया, एक केंद्र सरकार हो गई, मध्य प्रदेश की जो हो गई वो राज्य सरकार, है ना। तो इनमें अलग अलग बंटवारा होता है वित्तीय संसाधनों का। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन पर उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। देखिए कैसे, जो अलग अलग स्तर की सरकारें होती है, जैसे केंद्र की भारत के संदर्भ में देखें तो दिल्ली, और मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो राज्य सरकार मध्य प्रदेश कहलाएगी, ठीक है। तो नागरिक समूह तो एक ही है ना। केंद्र सरकार है, उसका पूरे भारत पर शासन है ना। तो नागरिक समूह तो एक ही है, क्योंकि मध्य प्रदेश भी क्या है, भारत के अंदर ही आएगा। तो नागरिक समूह पर शासन करती है वो क्या है, एक ही नागरिक समूह है। पर जैसे कानून बनाने का, कर वसूलने का, प्रशासन पर उनका
अपना अपना अधिकार होता है। जैसे कानून क्या है, बंटवारा है, 3 सूची है, संघ सूची, एक संघ सूची होती है ना, एक राज्य सूची होती है, समवर्ती सूची। तो इससे कानून का बंटवारा होता है कि आपको क्या करना है, हमको क्या करना है, केंद्र को क्या करना है, राज्य को क्या करना है, ठीक है ना। प्रशासन भी अ, क्या हो रहता है, अपने अपना अधिकार क्षेत्र में क्या रहता है, विभाजित रहता है। तीसरा क्या है, अदालतों को सरकार के हर स्तर के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। दोनों स्तर की सरकारों, केंद्र व राज्य के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। जैसे केंद्र और राज्य के बीच कोई मतभेद हो गया तो सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है, और वो जो भी, जैसे कि केंद्र ने या राज्य ने कोई फैसले पारित किए हैं तो उनकी न्यायिक जांच भी करता है। ये इसमें लिखा है। 3 पॉइंट इन्होंने बहुत अच्छे से लिखे हैं। ये देखिए, इनका एक पेज में क्वेश्चन आया है, एक पेज में, सॉरी, इनने आंसर पूरा कर दिया है, ठीक है। और अगर आपको और पॉइंट लिखने हो तो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट ये बताए हैं कि जैसे समान स्तर भी लिख सकते हैं अपन, है ना। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। जैसे जो अपने को मौलिक अधिकार मिले हैं, है ना, संविधान में, तो अगर उनको बदलना है तो केंद्र सरकार अकेले नहीं बदल सकती। दोहरे उद्देश्य, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य है देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। एकता भी बनी रहे, है ना, देश की एकता बनी रहे, और जो हमारी विविधता है उसका भी हम क्या करें, सम्मान करें। ये संघीय व्यवस्था के उद्देश्य। फिर 20 को, जो 20वां क्वेश्चन है 20, वो भी 3 मार्क्स का है। इसमें क्या है, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए। अथवा में कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य लिखिए, ठीक है। तो ये हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक के इन्होंने 3 कार्य लिखे हैं। जो अथवा मतलब नीचे वाला क्वेश्चन है वो वाला किया है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य निम्नलिखित है, ठीक है। पहला पॉइंट हम देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक देश की बैंकिंग प्रणाली पर नजर रखता है, यह बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक बात है। सेकंड पॉइंट क्या है, बैंकों को जमा तथा ऋण की संपूर्ण जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक को देनी पड़ती है। जो हमारे जैसे आरबीआई हो गया एक, और आरबीआई के नीचे बहुत सारे बैंक होते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, तो और भी बहुत सारे बैंक हैं। तो हम उनको ये बताना पड़ता है आरबीआई के पास कि जमा कितना है और उन्होंने ऋण कितना दिया है उन्होंने, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, सॉरी, बैंकों द्वारा कितने प्रतिशत ऋण गरीबों को तथा अमीरों को दिया जा रहा है, इस पर भारतीय रिजर्व बैंक नजर रखता है। मतलब गरीबों और अमीरों का मतलब ये है, प्राथमिक क्षेत्र डिसाइड होता है, जैसे कि कृषि पर बैंकों को एक, कृषि पर एक निश्चित प्रतिशत है ना, तो उतना देना ही पड़ता है बैंकों को ब्याज में, ठीक है, ताकि कृषि का विकास हो सके। फिर अगर आप और लिखना चाहें जैसे छोटे छोटे पॉइंट, तो आप ये भी लिख सकते हैं। ये हमारे टॉपर्स ने ये जो आंसर लिखा है, इन्होंने बढ़िया 3 पॉइंट बनाए हैं और बढ़िया अच्छे से लिखे हैं। आप भी देख सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट, और अगर और जोड़ने हो तो। सबसे क्या है कि मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना। मौद्रिक नीति बनाता है बैंक, ठीक है। सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में जाना जाता है। सरकार का भी बैंक होता है, सरकार को भी लोन देता है, और बैंकों का तो बैंक है ही, मतलब बैंकों को भी ये लोन देता है। नए बैंकों को बैंकिंग लाइसेंस देना। चौथा, देश की मुद्रा जारी करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंध करना। जो भी विदेशी मुद्रा है तो उसका प्रबंध कौन करता है, आरबीआई ही करता है। तरलता जो होती है धन प्रवाह, उसको नियंत्रित करना, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन कौन सा है, तो खनिज किस प्रकार की सेल समूहों में पाए जाते हैं। अथवा में कौन सा है, ये देखिए, ये 4 मार्क्स है ना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा और बड़ा लिखेंगे, है ना। और फिर क्या है, भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियां लिखना है, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है वो खनिज वाला आंसर लिखा है। इनका आंसर देख लेते हैं। खनिज प्राय निम्न सेल समूहों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लीजिए। खनिज किस प्रकार की सेल समूहों में पाए जाते हैं, ये लिखना है। तो इन्होंने लिखा है
कि खनिज प्रायः निम्न सेल समूहों में पाए जाते हैं। आग्नेय, पहला पॉइंट क्या है देख लेते हैं। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज जोड़ों, भ्रंशों, बिदरों में पाए जाते हैं और छोटे जमाव शिराओं के रूप में तथा बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये दरारों के सहारे भूपृष्ठ के अंदर की ओर धकेले जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज इन्होंने बताया है जैसे कि सीसा, जस्ता, तांबा आदि खनिज इन रूपों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये इनका पहला पॉइंट हो गया। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज कई परतों, संस्तरों, निक्षेपण के रूप में पाए जाते हैं। लोहे, अयस्क तथा अन्य धात्विक खनिज लंबी अवधि तक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है ना। दूसरी श्रेणी में चूना, पोटास, फॉस्फोरस, नमक वाष्पीकरण का परिणाम है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है कुछ खनिज जो है समुद्र की तली में घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में पाए जाते हैं। इन्हें प्लेसर निक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना, उसके जमाव के रूप में पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? प्लेसर निक्षेप। इनने 4 पॉइंट क्या लिखा है? महासागरी तली से भी खनिजों का भंडार शामिल है। नमक आदि खनिज जो का निर्माण वाष्पन के फलस्वरूप होता है, ये खनिज जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इस प्रकार की खनिजों में प्लेटिनम, टिन प्रमुख है। ठीक है, 5th पॉइंट कौन सा है? खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। ये चट्टानें अपघटित होकर खनिजों का निर्माण होता है। ठीक है, बॉक्साइट का निर्माण भी इसी क्रिया द्वारा होता है, चौथी क्रिया द्वारा। ठीक है, इन्होंने आंसर इनका बहुत बड़ा है, ये देखिए 2 पेज में आया है और इन्होंने कितने 5 पॉइंट लिखे हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े। और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो याद रखना है आपको। आप अगर आंसर ऐसा भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे सेल चक्र हम पढ़ा है 7th क्लास में, उसके अनुसार जो आग्नेय, अवसादी और एक और सेल होती है कायांतरित, तो उसके अनुसार आग्नेय में कौन से खनिज मिलते हैं वो लिख देना है, अवसादी में और कायांतरित में देख लेते हैं। आग्नेय सेल पृथ्वी के नीचे से निकले गर्म लावा के ठंडा होकर जमा होने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है। मुख्य धात्विक खनिज यहाँ में आग्नेय में कौन सा मिलता है? तो जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह की चट्टानों से प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं अवसादी। हवा, पानी आदि के द्वारा जब मिट्टी के अवसाद जमा होते हैं तब अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। अवसादी चट्टानों में जिप्सम, पोटास, नमक व सोडियम सम्मिलित है। कायांतरित आग्नेय अवसादी चट्टानों का जब स्वपरिवर्तित हो जाता है तो कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। इन्होंने चट्टानों के बारे में भी लिखा है और खनिज के बारे में भी लिख दिया है। क्वेश्चन तो इन्होंने यही पूछा था, खनिज किस प्रकार की सेल समूह में पाए जाते हैं, तो इनका आंसर बहुत अच्छा है, बड़ा ही लिखा है। ये इस टाइप से अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इन्होंने आंसर अटेम्प्ट किया है, खनिज किस प्रकार की सेल समूह में पाए जाते हैं। अथवा में क्वेश्चन है जो भारत में पाई जाने वाली लोहे अयस्क की 4 पेटियां लिखी है ना, बेल्ट ऑफ आयरन ओर। तो ये भी हम देख लेते हैं। ये जो भारत में जो लोहे अयस्क की 4 पेटियां हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो लिखेंगे, एक है उड़ीसा झारखंड पेटी, है ना। दूसरी है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। तीसरी है बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर पेटी। और चौथी कौन सी है? महाराष्ट्र, गोवा पेटी। ठीक है, तो ये 4 पेटियां हो गई हैं। एक बार और रीड कर देती हूँ। पहली है उड़ीसा झारखंड पेटी, दूसरी है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, तीसरी है बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर पेटी, चौथी है महाराष्ट्र, गोवा पेटी। ठीक है, अब क्या है? भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए। और अथवा में क्वेश्चन है, सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार लिखिए। इन्होंने लिखा है सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार, है ना। तो ये देख लेते हैं आंसर। महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का अर्थ सत्य की शक्ति का आग्रह है।
सत्याग्राही अहिंसा के जरिए अपने मकसद में सफल हो सकता है। सबसे पहले इन्होंने इसका अर्थ लिख दिया है, ठीक है। फिर हम देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। अगर सत्याग्राही का विरोध अन्याय के खिलाफ है तो उसे हिंसात्मक तरीके से नहीं, अहिंसा के जरिए लड़ना चाहिए। दूसरा पॉइंट इनका मेन क्या है, अहिंसात्मक, है ना। मतलब हिंसा नहीं करनी है। अगर कोई आप पे अन्याय कर रहा है तो उसका जो विरोध करो वो कैसे करो, अहिंसा के जरिए करो। तीसरा पॉइंट क्या है सत्याग्रह में, सत्याग्राही उत्पीड़क शत्रु को अहिंसा के जरिए झिझोड़ना चाहिए, उसे उसकी गलती से अवगत कराना चाहिए। जो उत्पीड़क है उसे अहिंसा के जरिए याद दिलाओ कि आपने मतलब कितना बुरा किया है हमारे साथ, है ना। उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए तो वो दोबारा आपके साथ वैसा गलत काम नहीं करेगा। यही सत्याग्रह का उद्देश्य है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एहसास है, अवगत कराना है अपने को, ठीक है। पहले अर्थ बता दिया अहिंसा, फिर उसको अवगत कराना है। आपने मुन्ना भाई देखिए, एक थप्पड़ मारोगे तो दूसरा गाल कर दो, इस टाइप का, मतलब एहसास दिलाना उसको। गांधी जी यही करते थे। चौथा पॉइंट है, महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह शुद्ध आत्मिक बल है। यह लड़ाई हिंसा को प्राथमिकता नहीं देता, बल्कि शुद्ध आत्मिक बल के प्रयोग से दमनकारी शत्रु से लड़कर अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। हिंसा नहीं बल्कि अहिंसात्मक तरीके से शत्रु से लड़कर। महात्मा गांधी सत्याग्रह के रास्ते पर चलते थे। उनके अनुसार अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। इसका वो आपने पढ़ा होगा, अहिंसा परमो धर्म, तो यही लिखा है इन्होंने लास्ट में, बहुत अच्छे से लिखा है इन्होंने। लास्ट में इन्होंने देखिए जो कोटेशन है ना, कोट की है, वो ही बहुत अच्छी है। तो ऐसी चीज़ें आपको नंबर दिला सकती हैं, ठीक है। ये आंसर इनका एक पेज में आया, बढ़िया। इसी प्रकार इन्होंने जो भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए। तो इन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, इन्होंने किया था सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार लिखिए। तो हम ये भी देख लेते हैं, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारण। हालांकि आपको थोड़ा क्या बोलते हैं, डिटेल में लिखना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखते हैं सामाजिक क्या कारण है। तो सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, हम देखते हैं कि हमारे भारत में जब आधुनिक काल था तो उसमें बहुत सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चले थे, है ना। उसी कालखंड में हम राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ते हैं, हमारे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ते हैं, दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ते हैं, और जितने भी समाज सुधारक थे वो इसी कालखंड में थे। तो इससे भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिन्होंने बताया कि भारत कितना समृद्ध देश था, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, भारत की राजनीतिक एकता। तीसरा है ऐतिहासिक अनुसंधान भी हुए, है ना। हिस्ट्री में देखा जाए तो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी जानकारी मिली, और भी बहुत सारे इतिहास में जैसे अशोक और कितने कितने महान शासक हुए, इनके बारे में भी अनुसंधान हुआ। पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव था। जितने भी नए मतलब युवा वर्ग या फिर बोलें जितने भी लोग थे वो पश्चिमी अध्ययन के लिए गए थे। हमारे जैसे जो नए नेता भी देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने भी नए नेता हैं ये सारे बाहर पढ़ के ही आए थे। और वहाँ पे जो फ्रांस की क्रांति के स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये सारी बातें इनको मतलब पता थी, जानते थे कि ऐसा होता है। भारतीय समाचार पत्र और साहित्य की तो बहुत ही भूमिका रही है, क्योंकि ये सरकार की आलोचना भी करते थे और भारत में क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुए, उनके लिए सभी मार्गदर्शन भी करते हैं। जितने भी हमारे सुधारक थे वो सभी अपनी पत्र या फिर साहित्य का क्या करते थे, संप्रेषण करते थे। भारत का आर्थिक शोषण भी एक मुद्दा बना ही रहा, ठीक है। जो आर्थिक क्या बोलते हैं, धन निष्कासन का सिद्धांत जो दिया था, तो वो मुद्दा भी आखिरी तक बना ही रहा। जाति विभेद नीति, सरकारी नौकरी में जो पक्षपात होता था उसमें। तो इन सबको जैसा मैंने जो जो पॉइंट बताए वो आपको डिटेल कर देने हैं, और ये सारे पॉइंट आपको लिख देने हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बाकी तो मैं बता ही चुकी हूँ। और हम देख लेते हैं, ये एक मैप वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि 23, ये भी 4 नंबर का है। इसमें लिखा है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है, ठीक है। क्या क्या लिखा है, पहला है नर्मदा नदी, दूसरा है शिलोंग, तीसरा है वेलाडीला, चौथा है हजीरा,
विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। ये आपके में क्वेश्चन भी आया था, जो 1 मार्क्स के हमने क्वेश्चन किए हैं। ये HBJ आ चुका है, मैंने बताया भी था उसको मैप के ही, मतलब मैप में कैसा किया है वो मैंने दिखाया था। फिर अथवा में कौन सा क्वेश्चन है, ये देखिए अथवा, ये यहाँ पे 4 है ना, और इसके बाद अथवा में भी 4 है। क्या है इसमें? तापी नदी, सिक्किम, चित्रदुर्ग, काकरापारा। हम देखते हैं इनने क्या किया है। इन्होंने HBG बनाया है, मतलब फर्स्ट वाला ये इन्होंने किया है। देख लेते हैं। पहला कहाँ दर्शाया है इन्हें, ये है नर्मदा नदी। यहाँ से यहाँ तक इन्होंने नर्मदा नदी को दर्शाया है। फिर इन्होंने दर्शाया है शिलोंग, ठीक है। दूसरा हो गया शिलोंग, ये है मेघालय की राजधानी है शिलोंग। तीसरा है इनका वेलाडीला, ठीक है ना, इन्होंने यहाँ पे बेलाडीला दर्शा दिया है। और फिर ये है HBJ हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, और ये यहाँ से कहाँ तक जाती है, हरियाणा तक जाती है। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, तो इन्होंने बढ़िया से दर्शाया है। आप भी अगर आपको ये लोकेशन जैसे कि मैप याद है ना, MP कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, गुजरात कहाँ है, तो फिर आपको ये दर्शाने में आसानी होगी। जैसे मेघालय नॉर्थ ईस्ट में आएगा इधर, तो शिलोंग उन्होंने अप्रोक्सीमेटली वहाँ रख दिया है। HBJ मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये तो याद ही रट लिया होगा, है ना। उसके बाद नर्मदा नदी है ना, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, तो ये क्वेश्चन भी है ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक ये बेलाडीला, ये इन्होंने एक खदान दे दी। एक देखिए राजधानी जगह दे दी, एक खदान दे दी, एक नदी दे दी, और एक ये पाइपलाइन दे दी। ऐसा इसमें अगर देखें तो इसमें भी एक नदी है, एक जगह दे दी सिक्किम, एक चित्रदुर्ग और काकरापारा। मतलब कि नदी भी देते हैं ये, है ना, जगह भी देते हैं, और खदान भी देते हैं, और कोई जो संयंत्र वगैरह होता है, कोई इम्पोर्टेंट संयंत्र जैसे हैं, वो ये दे देते हैं, जैसे कि ये काकरापारा एक संयंत्र है ना। तो होप सो समझ में आया होगा। हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और हमने देखा कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसीलिए उसमें टाइम लग गया था। 3 मार्क्स के क्वेश्चन तो देखिए कम ही थे, इसीलिए जल्दी हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।